दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास तब आते हैं जब उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। चेहरा एकदम से अगर गोरा हो जाए तो आपको खुश नहीं होना है कि बच्चा गोरा हो गया है। इसका मतलब ये है कि खून कम हो रहा है। पहले बच्चे को कोई किडनी डिसीज आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या दूसरे बच्चे में भी किडनी डिसीज होने के चांसेस है? बच्चे जो हैं आज बर्गर खा रहे हैं, फिर उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सो दिस इज अ रेसिपी फॉर रीनल स्टोन्स। बच्चों को जो स्कूल में टिफिन में पराठे पैक करके दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ दोस पराठास आर मेड अप विद रिफाइंड ऑयल, तो वो किडनी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है? तो उसने बाहर से पनीर मोमोज खाए थे, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था और फिर उसे ऐसा क्यों है कि हमारे देश में लोगों का डॉक्टर से विश्वास उठता जाता है? जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स रियली है नहीं। और यहाँ पे अब इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट को जाके ना दिखाओ तो कई बार वो पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सी मेडिसिन है जिससे किडनी पे इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? अगर बच्चा बार बार बीमार पड़े, और जब बच्चा बीमार होता है तो ऑब्वियसली वो खाना भी ठीक से नहीं खाता, अब वो साथ साथ मेडिसिन भी ले रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी किडनी को कैसे सेफ रखा जा सकता है? बच्चा ना नींद में बेड गीला करता है, राइट जी। तो वो जो सिचुएशन है, क्या पेरेंट्स को उसको रेड अलर्ट समझना चाहिए किडनी इशू का? हेलो डॉक्टर श्रद्धा, वेलकम टू तजुर्बा टॉक्स विद जितेश। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज है? Hi, thank you for calling me here. And so basically, I'm a pediatric nephrologist. इसका मतलब मैं छोटे बच्चों की किडनी की डॉक्टर हूँ। ओके। मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, बट एज ग्रुप बच्चों का है। ओके। और कितने साल से आप इस फील्ड में हैं? मैं इस फील्ड में 14 सालों से हूँ और दिल्ली एनसीआर में काम कर रही हूँ। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में ही है। सो विद योर एक्सपीरियंस, हमारी कंट्री में या दिल्ली एनसीआर में आप बोल लीजिए, मेजरली बच्चों में किडनी डिसीजेस कैसी कैसी देखने को मिलती है? तो बहुत सारी वैरायटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूटीआई विच इज़ यूरिन ट्रैक्ट में जो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास तब आते हैं जब उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ओह, सो इनिशियल स्टेज पे नहीं पता लग पाता? मतलब ये है कि जब तक 50% किडनी खराब नहीं होती है तब तक ये बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि साइंस और सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। ओह, तो वो पकड़े तब जाते हैं जब 50% से किडनी फंक्शन कम हो जाए, और तब बच्चों को अलग अलग दिक्कतें दिखाई देने लगती हैं। सो जैसे आपने बताया कि 50% किडनी डैमेज हो जाती है, उसके बाद पता लगता है कि मतलब उसके बाद ही सिचुएशन पता लगती है एक बच्चे में। सो ऐसा कुछ भी अर्ली साइंस नहीं होते जो पेरेंट्स थोड़ा सा नोटिस कर सके अपने बच्चों में, सो दैट वो टाइमली चीज़ों को हैंडल कर सके? जी बिल्कुल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप। सो चेहरा एकदम से अगर गोरा हो जाए तो आपको खुश नहीं होना है कि बच्चा गोरा हो गया है। इसका मतलब ये है कि खून कम हो रहा है। ओह, एक चीज़, दूसरी चीज़, आँखों के आसपास अगर उठने पे स्वेलिंग हो रही है, ये एक दूसरा तरीका है। उसके अलावा पूरे शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे अगर सूजन दिखाई दे, बच्चा या तो बिल्कुल कम पेशाब कर रहा है या बहुत ज़्यादा बार पेशाब करने जा रहा है, तो इनमें से कोई चीज़ है। और पेशाब में इसके अलावा अगर फेस आ रहा है तो इसका मतलब या तो प्रोटीन निकल रहा है या डिटर्जेंट है आपके टॉयलेट में, तो ये आपको पता करना ज़रूरी है। इसके अलावा खून भी आने के चांसेस हैं, तो ये चीज़ों से ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है और इस ग्रोथ थोड़ी आपके बाकी के बच्चों के हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो आप इसे जल्दी पकड़ सकते हैं। बार बार इन्फेक्शन हो गया
ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है, खाना कम खाना चाह रहा है, तो ये अर्ली साइंस हैं जहाँ पे आप पकड़ सकते हो। सो ये जो सारी डिसीजेज आपने मेंशन करी है, ये जो सिम्टम्स आपने मेंशन करे हैं, सो ये बेसिकली बच्चे में किस एज से शुरू हो जाता है, मतलब सबसे अर्ली एज क्या रहती है? तो जो स्ट्रक्चरल abnormalities है, ये हम माँ के पेट में डिटेक्ट कर सकते हैं। एनोमली स्कैन जो होता है 20 हफ्तों पे, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम जब देख सकते हैं कि कोई इशू है या नहीं है। इसके अलावा ये बाकी के सारे साइंस जो हैं, ये पैदा होने के बाद से हमें पता रहते हैं। तो डिज़ीज़ के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि क्या दिखाई देगा, कब दिखाई देगा। ओके, सो जो न्यू पेरेंट्स हैं, अब जैसे आपने पहले बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके, जैसे ग्रोथ की बात हो रही थी कि आपके जो और बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली आपका बच्चा ग्रो कम कर रहा है। तो जी। जो न्यू पेरेंट्स है तो उनको कैसे ध्यान रखना है? मतलब क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है ना, किसी भी पेरेंट के दिमाग में नहीं आएगा कि मेरे बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम है, हो जी, सकती है या है, राइट? बट कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो एक न्यू पेरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट वो टाइमली चीज़ों को कैप्चर कर सके। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, जो कि आसान है करना, हर पीडियाट्रिशियन कर रहा होता है। एक है ग्रोथ चार्ट पे हाइट और वेट हर 3 महीने में आइडेंटिफ़ाई मतलब वो चार्ट करवा देते हैं। तो अगर साइमल्टेनियसली जब बच्चे को दिक्कत हो रही है और अगर हम उस टाइम पे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, तो हमें तब पता होता है कि हाँ, इस टाइम पे बच्चा बीमार है, इसके लिए नहीं खा पा रहा है। अभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं या खाने से अवर्जन है या ऐसी कोई दिक्कत है और इस वजह से बच्चे इस पीरियड में ग्रो नहीं हुआ है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है, अगर कुछ टाइमली इंटरवेंशन चाहिए, तो वो उस टाइम पे किया जा सकता है। ओके, तो बच्चा अगर कोई ग्रोथ कर्व पे है, समझो 50th सेंटाइल पे है, तो अगर वो उस लाइन के साथ ग्रो कर रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी विद इट। हमें बस यही चाहिए कि बच्चा बराबर ग्रो कर रहा है। बट अगर सडनली वो सेम लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो हमें तब आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि दिक्कत क्या है। और इसमें ग्रोथ ना होने के बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो जैसे हार्मोनल इश्यूज़ हैं, खाना नहीं खा पा रहा है, एंड लास्ट में किडनी इशू आते हैं। तो जब तक ये हम प्रोएक्टिवली नहीं चार्ट करेंगे, तो पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो डॉक्टर, जब भी हम किडनी डिसीज की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन टर्म है डायलिसिस, राइट? और ऐसा नॉर्मली मुझे भी लगता था और बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायलिसिस जो है वो बड़ी एज के लोगों में ही होती है। तो क्या बच्चों में भी डायलिसिस होती है? अगर होती है तो किस एज के तक के बच्चे को डायलिसिस पे डाला जा सकता तो एक तो ये है कि बच्चों में डायलिसिस हम करते हैं रिगार्डलेस ऑफ डे ऑफ लाइफ क्या है और हाइट और वेट क्या है बच्चे का। है? ओके, तो अभी प्रेजेंटली मैं एक 750 ग्रामर पे डायलिसिस कर रही हूँ, जो 28 हफ्ते पे पैदा हो गया है। ओ, सो इतनी कम एज में और इतनी कम ग्रोथ में भी डायलिसिस की जा सकती है? बिल्कुल, हमारे पास 2 टाइप के डायलिसिस होते हैं। एक जो हम टमी से करते हैं एक्यूटली, मतलब फ्रेश पानी अंदर जाता है जो सफाई करता है और वापस फिर बाहर आ जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा है कि हम खून में से डायलिसिस करते हैं। तो क्या हम एक्यूटली करना चाह रहे हैं या एक्यूटली मतलब अभी कुछ दिनों के लिए करना चाह रहे हैं, जैसे बच्चे को इन्फेक्शन है, डेंगू है, इस टाइप में कई बार जब बहुत सिवियर टाइप की बीमारी होती है, जैसे कोविड था, डेंगू है, इन सब में हम टेम्परेरीली डायलिसिस करते हैं जस्ट ताकि वो बच्चा उस फेज को कवर कर पाए। और कई में हमें परमानेंट डायलिसिस करना पड़ता है। तो वो डायलिसिस परमानेंट मतलब तब तक करते हैं जब तक हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए उनके लिए। सो डॉक्टर, विद योर एक्सपीरियंस, इंडिया में बर्थ से रिलेटेड मतलब जो किडनी प्रॉब्लम्स है वो कितनी कॉमन है? सो बर्थ से जो रिलेटेड होती है वो कॉन्जेनाइटल abnormalities के एज ग्रुप में आती है। और जैसे हमने बताया था कि 20 हफ्ते से स्ट्रक्चरल abnormality मतलब बनावट में अगर कोई दिक्कत है तो ये अल्ट्रासाउंड पे दिख जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा रोया नहीं है टाइम पे,
तो ऑक्सीजन की कमी से जो दिक्कतें हो सकती है, या अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हुआ है मतलब माँ के पेट में या आफ्टर डिलीवरी, तो उससे भी कुछ चीज़ें अफेक्ट हो सकती है। ओके। तो ये एज पर द डिजीज उसको ट्रीट किया जाता है। एंड कुछ में ये स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज जो है, ये कई में टाइम के चलते ठीक हो जाता है, कई में सर्जरी लगती है। और दूसरे जो बीमारियां हैं जैसे वायरल है, वायरल इन्फेक्शंस के कारण है या और कोई इन्फेक्शन के कारण है, तो कई बार इन्फेक्शन को ट्रीट करने से ये ऑलमोस्ट बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। और कई में वो इन्फेक्शन इतना सिवियर होता है कि वो कुछ रेसिड्यूअल बीमारी छोड़ जाता है। ओके। तो कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक है, उससे भी किडनी प्रॉब्लम्स आगे फेस की जा बिल्कुल। सकती है? बिल्कुल, ये फैमिली रिलेटेड डिजीजेस भी होती हैं। तो कई जो है बचपन में अगर हम जानते हैं कि बच्चे को घर में कोई किडनी डिजीज है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि या तो मतलब अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है जिसमें वीयूआर जिसको हम वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स बोलते हैं, अगर एक बच्चे को है तो घर में अगर और बच्चे हैं तो उनमें होना क्वाइट पॉसिबल है। 50% ये सिबलिंग्स में दिखाई देता है। ओके। पर इससे ज्यादा कुछ नहीं सिवाय यूरिन के इन्फेक्शन के होता है। तो अगर हम इनका ध्यान रखें तो आगे जाके किडनी डैमेज नहीं होता है। बाकी कई बीमारियां होती है जैसे सिस होते हैं किडनी में, अगर ये आपको पैदा होने के 1 साल के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो ये जो है काफी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो नाम से है, इसको या तो एक किडनी अफेक्ट कर रही है तो एक साइड पे कंप्लीटली किडनी को अफेक्ट करता है, तो इसे मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। बट अगर कुछ सिस दिखाई दे रहे हैं दोनों किडनी में, एंड अगर ये बचपन में दिखाई दे रहा है, तो इट्स अ स्ट्रोंगर वेरिएंट विच जो हमारे को काफी सिवियर होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। तो वो सिवियरिटी की वजह से ये किडनी खराब होने के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनको हम मॉनिटर करना चाह रहे होते हैं। अगर कोई दवा स्टार्ट करने से इनके सिस्ट का ग्रोथ कम हो सकता है तो हम वो देखना चाहते हैं, ताकि हम रिटार्ड कर सकते हैं इनके डिजीज का प्रोग्रेशन। ओके। और पेरेंट्स से भी कुछ ट्रांसमिट होता है, जैसे अगर किसी पेरेंट को किडनी डिसीज है जी, तो वो क्या बच्चों में आ सकता है इन फ्यूचर? बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो, जैसे अगर किसी को घर में किडनी फेलियर है, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ध्यान देकर देखते हैं और इनको हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि ये एनुअल इवैल्यूएशन किया जाए। ओके। क्योंकि कभी कभी घर में प्रोटीन लीक हो रहा होता है, किसी को खून लीक होता है और किसी को सिस्ट फॉर्म होते हैं। सो कई बार ये बचपन में अगर हम ध्यान देकर मैनेज कर सकें तो हम बच्चे के लिए ज़्यादा टाइम बाय कर सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर, अगर फैमिली में लेट्स से पेरेंट्स को कोई किडनी डिसीज है, तो क्या वो डिसीज ट्रांसफर हो सकती है बच्चों में? और या फिर किसी पहले बच्चे को कोई किडनी डिसीज आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या दूसरे बच्चे में भी किडनी डिसीज होने के चांसेस रहते हैं? सो जेनेटिक्स में 2 टाइप होते हैं। एक जो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो अगर माता या पिता को है या घर में किसी और को है तो वो ज़रूरी नहीं है बच्चे को भी हो। और कई डिजीजेस ऐसे हैं, जैसे घर में किसी को अगर किडनी फेलियर है, तो अगर वो जेनेटिक इशू है और वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन जीन्स किस टाइप का है, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। और सेम जेनेटिक्स मतलब सेम जीन्स होने के बावजूद आपको अलग अलग बच्चों में अलग अलग डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन हम बोलते हैं, जो कि अलग अलग सिवियरिटी डिजीज की दिखाई देगी। ओके। एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि वीयूआर अगर एक सिबलिंग को बच्चे को है
तो उसके बाकी भाई-बहनों में वीयूआर होने की कुछ हद तक लाइक्लीहुड है। तो ऐसे बच्चों में अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उनके बाकी भाई-बहनों को भी स्क्रीन करना चाहेंगे। ओके। और जिनमें जेनेटिक इश्यूज़ हैं घर में, तो हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एनुअल टेस्टिंग इनका हो, ताकि अगर कोई दिक्कत पकड़ी जाए, तो हम इसे ट्रैक पे लगा सकते हैं। एक छोटी-सी दवा या एक छोटे से ट्रीटमेंट से अगर हम बच्चे की किडनी को लंबा चला सकते हैं, दैट्स ऑल दैट वी वांट। सो डॉक्टर, ये तो हो गया कि हमने डिसीजेस के बारे में बात की कि किस तरह की किडनी डिसीजेज होती है, किस एज ग्रुप में होती है। सो अभी हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जो कि है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को किन चीज़ों से किन चीज़ों को किस वॉल्यूम में लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं अवॉइड करना चाहिए। सो हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का डाइट जो है बच्चों की किडनी के लिए बेस्ट होता है, मतलब क्या उनको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। So, a well-balanced diet is what we recommend for all healthy children. तो हेल्दी डाइट में क्या-क्या आता है? बच्चों में हम 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन इनटेक की बात करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं फैट की। तो अ गुड क्वालिटी ऑफ फैट, जो कि जैसे कच्चा नारियल है, घी है, दूध है, दही है, पनीर है, आप इन सबको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज़ टू कंप्राइज 1/4 ऑफ द प्लेट। और फिर जो बचता है वो कार्ब्स होना चाहिए। आईसीएमआर की अभी एक रीसेंट स्टडी आई है, जो कि ये कहती है कि हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट करते हैं और प्रोटीन बहुत ही कम खाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और इसमें नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जैसे कार्ब्स का मेंशन किया, तो नॉर्मली जितना हम सुनते हैं तो यही कहा जाता है कि कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए, राइट? कि बंदे को कार्ब्स का इंटेक कम करना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट बच्चों के केस में ऐसा रहता है क्या? हर चीज़ जो हम खाते हैं उसमें सारी चीज़ें होती है। कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट में फैट होता है और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये क्या चीज़ है उसके ऊपर वेरी करता है कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है और कितना कार्बोहाइड्रेट है। जब हम फोकस करते हैं कि हम प्रोटीन खाएं, तो इंडिया एज अ प्राइमरीली वेजिटेरियन कंट्री 50% लोग वेजिटेरियन हैं। एंड ऑल थैंक्स टू द लेटेस्ट प्रोसेस्ड फूड, हम जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन इतना ड्रॉप हो चुका है कि वो हमारे डेली रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट कर पा रहा है। हमें आइडियली प्रोटीन खाना चाहिए, बच्चों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। जब आप एडल्ट हो जाते हो तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो 2 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन खाना है, फैट खाना है, और इन सब के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की इतनी चिंता मुझे नहीं है, और बच्चा जितना खेलेगा और जितना एक्टिविटी करेगा उसके हिसाब से, वर्सेस जो बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है, बाहर खेलने नहीं जा रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो आपके बच्चे की एक्टिविटी के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पे, और ओवरऑल जेनेटिक्स के हिसाब से, नॉट जेनेटिक्स, लेट्स कट जेनेटिक्स आउट, बट फिजिकल एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे अगर कोई बच्चा बैठकर स्पोर्ट्स, एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है बैठकर, और दूसरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पार्ट ले रहा है। अभी दोनों बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर इनका रिक्वायरमेंट दोनों का अलग अलग है। तो हर चीज़ को हम वन साइज फिट्स ऑल से नहीं कर सकते हैं, आपको इसको अपने बच्चे के हिसाब से टेलर मेक करना है। अच्छा, ऐसा आपने जैसा बताया कि कुछ बच्चे घर पे बैठे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा 10-15 साल पीछे जाए, तो पहले बच्चे इतने फैटी नहीं होते थे। आजकल का हर दूसरा बच्चा एक बहुत ज्यादा वेट गेन करके बैठा है।
एंड वी नो द रीज़न कि आजकल बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते। बट क्या उसमें ये जो प्रोसेस्ड फूड है, इसका बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल। तो इसमें लाइफ़स्टाइल का रोल है, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला कि हमारा खाना जो है काफ़ी प्रोसेस्ड हो गया है। अगर आपको आपके बचपन की याद है बातें, तो आपको याद होगा कि सारी चीज़ें, सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, दाल, ऐसे सारी चीज़ें आती थी और इसका खाना बनाया जाता था। अब हम क्या करते हैं कि हम ये सॉस, वो मेयो, ब्रेड और ये सारी चीज़ें बनाकर खाते हैं। अगर आप बच्चों को पूछो कि आज क्या खाना चाहते हो, तो इट वुड प्रोबेबली बी मोमोज़, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा। अब इन सबको आप हेल्दी बना सकते हो, दैट्स अनदर वे टू इट। बट प्राइमरीली अगर आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ब्स है। हुँ। एक तो क्योंकि ये प्रोसेस्ड है, जैसे अचार की तरह और मुरब्बे की तरह हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक या और शक्कर डालते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ प्रिजर्व हो जाए। हुँ। वरना वो अचार में वो अगर हम 1 हफ्ते तक आम ना खाएँ, वो खराब हो खराब हो जाएगा। जाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो उसकी शेल्फ लाइफ प्रिजर्व करने के लिए जैसे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वैसे ही जो प्रोसेस्ड चीज़ें आ रही हैं, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर या नमक की मात्रा होती है। उसके अलावा उसमें से सारा फाइबर हटा दिया जाता है हुँ। और ये इनकी शेल्फ लाइफ प्रिजर्व करता है। और ये जो हम खा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ब्स है। इसमें से कुछ भी प्रोटीन और गुड फैट नहीं है। सो दे आर डेफिनिटली नॉट हेल्पिंग योर चाइल्ड। एंड ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आज बर्गर खा रहे हैं, फिर उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सो दिस इज अ रेसिपी फॉर रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स जो होते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ पे आप सोडा पी रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा मात्रा है नमक की कि उसको कवर करने के लिए हमें 10 से 15 चम्मच शक्कर डालनी पड़ रही है इन जस्ट 1 कैन। और दूसरी साइड पे हमारा जो बर्गर या पास्ता, उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें बहुत मात्रा में नमक और एडिटिव्स इसलिए होते हैं कि वो टेस्टी लगे। हुँ। तो जब हम ये खा रहे हैं, ना हम पानी पी रहे हैं ना सब्जी, तो इससे यूरिन जो है काफ़ी कॉन्संट्रेट हो जाता है, या आप ये कह सकते हो ओवरलोड हो जाता है ऐसी चीज़ों से जो यूरिन में नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड हैं। और इसकी वजह से स्टोन्स की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो हम बच्चों को जो मतलब 1 साल से छोटे भी हैं, उनमें भी हम स्टोन्स देखते हैं। और लाइफ़स्टाइल का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें एक्टिविटी बिल्कुल हट गई है, तो ना वो फिज़िकली खेल पा रहे हैं और जो ये कार्ब्स खा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहा है बट शरीर में स्टोर हो रहा है। तो अनहेल्दी होने के ये एक सबसे बड़ा कारण है। और जब हम शक्कर बहुत सारी खाते हैं, तो हर 2 घंटे में शुगर स्पाइक ऊपर जाता है और नीचे ड्रॉप होता है। और इस वजह से मेटाबॉलिक नाम की सिंड्रोम नाम की एक चीज़ होती है, जो कांस्टेंट शुगर ओवरलोड के कारण हो रही है। और अगर इसकी जगह हम प्रोटीन खा लें, तो वो जो शुगर मतलब हम एक हाथ पे जूस पी रहे हैं वर्सेस हम एक फ्रूट खा रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि फ्रूट के अंदर फाइबर होता है और उसे खाने में हमें 5 मिनट लगते हैं, वर्सेस हम 3 संतरे या 3 फ्रूट्स का एक ग्लास भर के जूस बनाते हैं और उसे पीने में हमें लगता है 2 मिनट। 2 मिनट भी नहीं लगते। तो आपने 2 मिनट में जो शुगर लोड बच्चे के अंदर डाला है एंड इसका फाइबर हट गया है, तो इसका शुगर स्पाइक इज गोइंग टू गो अप लाइक दिस एंड ड्रॉप लाइक डाउन। और ये जैसे ही क्रैश होता है, बच्चे को फिर एक मील चाहिए होता है जो कि हाई इन शुगर होता है। और ये शुगर क्रेविंग्स परसिस्टेंटली हिट होने के कारण आप अलग-अलग नाम दे सकते हैं इसको, बट ये अलग-अलग लेवल पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज की वजह से या इंसुलिन हाई रहने की वजह से
किडनी, आंखें, अलग अलग ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, और इसमें सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई शुगर रहने के कारण ये सारी डिजीजेस हो रही हैं। अच्छा, हमारे देश में ना जैसे आपने बताया था कि गुड फैट, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, साउथ साइड फिर भी लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, पाम ऑयल यूज करते हैं, बट इन दिल्ली एनसीआर हम रिफाइंड ऑयल बहुत यूज करते हैं। तो वो जो बड़ों के लिए हम नहीं बात करेंगे अभी, बच्चों को जो स्कूल में टिफिन में पराठे पैक करके दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ दोस पराठास आर मेड अप विद रिफाइंड ऑयल, तो वो किडनी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है? सो किडनी पे इम्पैक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई सस्टेन शुगर के वजह से होता है, और जैसे ही आप ऑयल गैस पे डालते हैं इट बर्न्स, सो न्यूट्रिशनल वैल्यू इज लॉस्ट। आपको जो घी, तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो उसका फायदा तब होता है जब आप कच्चा खाते हैं। तो आप जहां से भी हैं उस एरिया का अगर आप रीजनल डाइट देखो, जैसे महाराष्ट्र में हम नारियल की चटनी में जो हम खाते हैं या मूंगफली की चटनी में 1-2 चम्मच तेल डालकर खाते हैं। अगर आप बंगाल की तरफ देखो तो वो जो बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें कच्चा तेल डालकर खाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो काफी इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि रिफाइंड ऑयल खाने का कोई फायदा नहीं है, और इस वजह से हमें जो खाना है वो कच्ची चीजें खानी है। नारियल, गुड फैट। नॉर्थ इंडिया में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं सारे बहुत अच्छे मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमें उस चीज पे फोकस करना है। साउथ में हम नारियल पे फोकस कर सकते हैं, पीनट्स पे फोकस कर सकते हैं, और हर जगह का एक कच्चा तेल जो बनता है, जो कि हम कच्ची दानी का ऑयल कहते हैं, is exactly what we need to use. 1980s में जब से ये रिफाइंड ऑयल आया है और जब से शुगर लॉबी ने दिक्कत बताई है कि फैट्स में दिक्कत है, तो तब से हमारा जो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ये बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे फैट बंद कर देने से ये चला गया है। सो ये कॉन्स्टेंटली फैट ना खाने की वजह से, सॉरी, आई वुड से कॉन्स्टेंटली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, वेरी पुअर इन प्रोटीन खाने की वजह से शुगर स्पाइक्स होते रहते हैं, एंड दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन वन, इट्स कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि परसिस्टेंटली हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। ये आपको एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको टाइम लगता है एक्चुअली दिखाई देने में, बट आजकल वो हमें 12 और 15 साल के बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका डाइट काफ़ी मॉडिफाइड है। स्टोन के डाइट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विच इज़ लॉट ऑफ जंक फूड एंड सोडास। एंड कमिंग टू द अदर थिंग विच इज़, अगर कोई चीज़ which I had a child who came to me with a particular type of infection that grows in milk and paneer वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में वो ग्रो होता है। तो उसने बाहर से पनीर मोमोज खाए थे, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, और फिर उसे अक्यूटली हमें डायलिसिस करना पड़ा, पर वो ठीक हो जाने के बाद से शी इज डूइंग वेल राइट नाउ। So these are the different types of diseases that we see which affect, मतलब फूड के हिसाब से किडनी पे अफेक्ट कर रहा है। तो आइडियली हम क्या रेकमेंड करेंगे? हम रेकमेंड करेंगे आपके 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपके बच्चे को प्रोटीन जाने दीजिए, कुछ अमाउंट में गुड फैट जाने दीजिए, जो बच रहा है उसे हम फाइबर और फाइबर रिच फूड्स विच आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इससे कवर करना चाहते हैं। रोटी, चावल और ये जो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, आजकल वो ट्रिपल पॉलिश्ड आता है। सो
अगर आप देखोगे इसके अंदर से सारा फाइबर हट चुका है, तो आप जो खा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। तो इसे हमें या तो होल ग्रेन खा के इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे दलिया खाया जाता था पहले, वो पूरा होल ग्रेन होता था, बाजरे का खिचड़ा खाते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरे आउटर हस्क में होता है, तो 90% न्यूट्रिशन वहां पे है जो हम एक्चुअली निकाल रहे हैं जस्ट टू ईट इट। और जो हम यूज कर रहे हैं हम उसको क्रश करके यूज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा क्रश करेंगे उसे उतना ज्यादा शुगर रिलीज होता है, एंड नो फाइबर विद इट कॉजेज द प्रॉब्लम। सबसे पहला सवाल आता है कि किडनी फेल हो गई है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। बच्चों में हम प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर दे, बिकॉज डायलिसिस बच्चे को हर थोड़े दिन में करना होता है। लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि उनकी जितनी ज़्यादा नॉर्मल लाइफ हो सके वो होता है जब किडनी 24/7 काम करे या कोई और मशीन 24/7 काम करे। सो ट्रांसप्लांटेशन से एक तो वो फायदा होता है, बच्चे का स्कूल जाना बाकी चीज़ें करना बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका जो कंपैरिजन जब हम करते हैं इन पेशेंट्स जिनकी डायलिसिस हो रही है वर्सेस पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, तो एट द एंड ऑफ 5 और 10 years जब हम देखते हैं कि सर्वाइवल क्या है, तो जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनका डिपेंडिंग ऑन बाकी इश्यूज क्या है 7 से 9-10 में से बेटर सर्वाइव कर रहे होते हैं, वर्सेस जो डायलिसिस पे है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इट्स वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहा है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होने की वजह से प्लस द न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें ये दिखाई देता है कि इनमें से एट द एंड ऑफ इट व्हेन वी कंपेयर इट टू ट्रांसप्लांट 10 में से सिर्फ एक सर्वाइव करता है। तो अगर हम एक फंक्शनल बच्चा देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए जो बाकी सारी चीजें समझे करे, तो उनमें ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज हम कब कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि फैमिली में से माता पिता अगर दे सकते हैं और बच्चा प्रेफरेबली 10 किलो के आसपास है तो हम ट्रांसप्लांट तुरंत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इन्हें डिसीज डोनर लिस्ट पे डाल दें। अगर आप डाटा देखोगे तो 16 महीने की एक बच्ची है इंडिया में जो सबसे यंगेस्ट डिसीज डोनर है। तो इन बच्चों को अगर जैसे कोई ड्राउनिंग से डेथ हुई है या ऐसे पेशेंट्स जिनका हम किडनी ले सकते हैं, तो इनको एनसैक करके ये पूरा का पूरा किडनी उठाकर बच्चे में फिट किया जा सकता है। और ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छे से, तो मतलब बच्चा चाहे छोटा क्यों ना हो, हम उनमें वो किडनी डालने से ये किडनियां ग्रो करती है एज द चाइल्ड ग्रोज। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू सी, एंड आई वुड एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट all parents, if by mistake they can, and if it's possible to donate the kidney, if that is the case, मतलब अगर आपके बच्चा sick है, has you know, ये डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जो होता है इसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस है। सबको लगता है कि हम सिर्फ बड़े लोगों का ले सकते हैं, बट हम सारे ऑर्गन्स ले सकते हैं, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्किन, देयर आर लाइक 7 organs that we can take, and one donor can save life of 7 people at one time. So अगर किसी का बच्चा सिक है या ब्रेन डेड है और आपके डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं, तो we can take this organ and let it give life to another child as well.
येस्टरडे itself I have like read a news कि एक 7 महीने का बच्चा था एंड उसकी उसकी मदर ने मतलब ये डिसाइड किया कि उसकी पूरी बॉडी डोनेट करी है। जी। सो नाउ मतलब पीपल वर प्रेजिंग हर कि इतना मतलब जिगरा चाहिए देखो, टू बी वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट जिगरा चाहिए कि अपना 7 महीने का बच्चा ही डाइड विद सम एक्सीडेंट और आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम पूरी बॉडी ही डोनेट करेंगे सो दैट जो ऑर्गन्स है वो किसी की हेल्प कर सके। बिल्कुल। सो जो आपने बताया कि बच्चों में किडनी, तो किडनी की कोई एज का कंसर्न नहीं रहता, मतलब इतनी जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा एजेड पर्सन की हम किडनी नहीं ले सकते। सो लेट्स से अगर पेरेंट्स अपने 40s में है या 30 प्लस में है तो क्या उनकी किडनी इजीली जा सकती है बच्चे? एक्चुअली इंडिया में लॉ है कि हम इमीडिएट फैमिली से ही किडनी लेना प्रेफर करते हैं। और ऐसा बच्चा जिसको मैं जानती हूँ कि लाइफ में 2 ट्रांसप्लांट लगने वाले हैं और उनके माता-पिता या दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई फिट है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स की किडनी पहले लूँ, ताकि जब दूसरा ट्रांसप्लांटेशन की बात आए तो आई कैन टेक इट ईदर फ्रॉम द पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स जो हैं। I have had a donor who's 70 years old who was the grandmother of the child. So as long as the patient is fit, उनको बाकी कोई बीमारियां अगर है और वो अंडर कंट्रोल है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, बट इट्स वेरी वेल कंट्रोल्ड, तो दीज पीपल कैन ऑल्सो बी डोनर्स फॉर द रिलेटिव्स। आइडियली हम प्रेफर करते हैं कि इनको डिजीजेस ही ना हो, बट well controlled also can be considered. Okay. And it does not matter कि 70 मतलब 70 years है, 60 years है, 40 years है, but fitness is of utmost important. Okay. So अगर हम बात करें बच्चों की क्रॉनिक किडनी डिसीजेस की, राइट, कि अगर किसी बच्चे का रेगुलर डायलिसिस हो रहा है या फिर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, तो उन बच्चों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है उन सबसे? So this is a serious concern which generally gets ignored. Mental health is pretty much ignored in India. अब everybody is told कि नहीं, you man up, आप कर सकते हो, बस करते रहो. But there are these things wherein a child, मतलब आपको मेरे को भी अगर पता चले कि हमारी किडनी फेल हो गई है, एक बार तो हमें धक्का लगता है और हम माने चाहे ना माने, वो हमारे मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट करता है। करेगा। सिमिलरली बच्चों के लिए वो जो है वो काफी, मतलब अगर वो ट्रॉमा है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। सो यू वुड वांट टू सीक थेरेपी एंड therapists are just offering, like help. अगर आपको help required है, you should definitely seek it. तो rather than ignoring and asking them to man up, please don't do that. Please seek the help. And इनको पागलों के डॉक्टर की जरूरत नहीं है. It's just having some emotional support. Because at that point of time, पूरा फैमिली पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इवन केयर गिवर फटीग हो रहा होता है, तो इनके माता पिता क्योंकि सारी चीजें जगल कर रहे होते हैं, ना ही मतलब ना कि सिर्फ घर और काम, बट इनको बाकी पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना, लेकर जाना, डायलिसिस करवाना, बाकी कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना कि बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं हो रही है. तो दिस ऑल्सो कॉजेज फटीग to the parents as well. So what I recommend is family therapy is also helpful, और हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देकर हेल्प लेनी चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो जो एडल्ट है उसको अगर कोई किडनी इशू हुआ है, मे भी हो सकता है, होता है ना कि मेरा एक बिहेवियर में चेंज नजर आने लगेगा एज एन एडल्ट, बट एक जो छोटा बच्चा है उसका बिहेवियर अभी समझ ही नहीं आया लोगों को कि कैसा था, बट जब उसने बहुत यंग, बहुत कम एज में अगर कोई डिसीज देखी तो हो सकता है लोगों को लगा होगा ये तो बच्चा ही ऐसा है,
राइट? उसकी इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट हुई है या मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुई है, वो ध्यान नहीं जाएगा किसी का। और ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है, बच्चे काफ़ी रेज़िलिएंट होते हैं। तो जब उनका डायलिसिस चल रहा है तो वो वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, हमारे साथ टॉयज़ लेकर आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल में हमारे साथ घूम रहे होते हैं राउंड्स करने के लिए। तो अगर आप देखो तो वो है 4 साल का या 6 साल का, बट उनका जो इमोशनल मैच्योरिटी और बिहेवियर जो होता है वो काफ़ी एक प्रिकॉशियस एडल्ट की तरह हो जाता है। बट अगर आप उनको सोशल इंटरैक्शन करने की बात करो तो वो कंप्लीटली बाकी उनके उम्र के बच्चों की तरह नहीं होता है। सो इन बच्चों में जो क्रॉनिकली बीमार होते हैं या फॉर दैट मैटर एडल्ट्स भी, इनमें डिप्रेशन का रेट काफ़ी हाई होता है। फैमिली में भी बाकी स्ट्रेस के लेवल बढ़े हुए होते हैं। सो थेरेपी इज वन ऑफ द टूल्स दैट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। सो डॉक्टर, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, राइट, हमारे यहाँ ना एक बहुत कॉमन चीज़ है, स्पेशली छोटे शहरों में या गाँव में, कि जब बच्चा बीमार होता है या बड़ा भी बीमार होता है तो हम अपने पास वाले क्लिनिक पे ले जाते हैं। एक डॉक्टर होता है जिसने जो हर तरह के पेशेंट को देखता है, कुछ 4 दवाई बना के दे देता है, तो हम सब उनके पास जाते हैं, आराम आता है और सही हो जाते हैं। बट स्पेशलिस्ट के पास इतनी इजीली नहीं जाते कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे किडनी इशू है तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी लोकल डॉक्टर के पास जाऊंगा बिल्कुल। और उसको बोलूंगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं हमारे देश में? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकती है? तो बेसिकली ऐसा है कि एक तो स्कूल्स को हम रेकमेंड कर सकते हैं कि ये एनुअल चेकअप करवा लें। तो इस तरीके से बच्चा जो पढ़ाई करने जा रहा है उसका एनुअल चेकअप हो रहा है, तो अगर कोई दिक्कत है तो वो पकड़ी जाती है। एक चीज। दूसरी चीज है, जैसे आपने कहा छोटे शहरों में बच्चा जाता है और जब वो जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि एंटीबायोटिक पे ना इंसिस्ट करें। क्योंकि जो भी आप दवा खा रहे हो या जो भी आप चीज ले रहे हो, हमें ये याद रखना है कि इनका सबका साइड इफेक्ट है। दूसरा, पेशेंस का बटन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। तो बच्चे को बुखार आ रहा है, वायरल है, अब इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। पर क्योंकि पेरेंट्स काफी एंग्शियस होते हैं, कॉन्स्टेंटली डॉक्टर को कहते हैं कि बुखार कम हो जाए कम हो जाए, तो डॉक्टर जो है वो रामबाण चला देता है। वो चाहता है कि एक बार आया है नहीं तो फिर ये अब फिर आएंगे। तो ये प्रेशर के कारण डॉक्टर जो नहीं भी देना चाहते हैं वो भी मतलब देने पे मजबूर और लाचार हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि थोड़ा पेशेंस दिखाएं, प्लेन पैरासिटामॉल यूज करें रादर देन गिविंग आइबुजेसिक। जितना ज्यादा इन आइबुप्रोफेन या दूसरी दवाइयों पे आप जोर देते हैं, ये किडनी को हर्ट कर सकती हैं। और जो डोज दिया गया है वो ले, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर डोज सही मात्रा में ना दिया जाए और ये ओवरडोज हो रहा है तो अगेन ये इसका पॉइजन की तरह इफेक्ट आता है और वो अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तीसरी चीज जो हम रेकमेंड करेंगे, जब आपको लगता है कि बच्चा बीमार है, आपके पास सारा टूल्स हैं, तो आप बीमारी के बारे में देख सकते हैं, बच्चे को सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, और गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि एक बार दूसरी बार आपके जो लोकल डॉक्टर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जिनको हम दिखा सकें या हम सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। इंडिया में आपके पास ये ऑप्शन है। बाहर सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो बच्चे को हमारे पास पहुंचने में 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है, जबकि वो जानते हैं कि हाँ
ये डिजीज है और ये बच्चे को स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। जब मैं सिंगापुर में काम कर रही थी तो एक बच्चा ऐसा था जिसको हमारे पास पहुंचने में 1.5 से 2 साल लग गए थे। अब बात यह है कि आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है। कई बार हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर देते हैं, तो आप जहाँ पे हैं वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम आपको बुला सकते हैं। अगर आपके शहर के पास में है तो आप इन पर्सन आके अगर दिखाएं तो सारी चीज़ें अच्छे से देखी जा सकती है। बच्चे के जितने पेपर्स है, रिपोर्ट्स है, फाइल्स हैं, ये लेकर अगर आप स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं तो हर डॉक्टर जो है अलग अलग चीज़ें देखता है। और थैंक्स टू देवी शेट्टी, हार्ट के इश्यूज सारे इंडिया में अब अवेयरनेस है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि हम ये ट्रीटमेंट करें। कुछ अमाउंट का एड दिया जाता है। वैसे ही अगर आपके बच्चे को किडनी की दिक्कत है तो कई डिजीजेस में हम आपको पीएम फंड, आपकी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, इससे भी फंड्स लिए जा सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, जाके डॉक्टर को दिखाना है। और एट द एंड ऑफ द डे हमने इतना काम किया होता है कि अगर आप कोई अगर आप हमारी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो और हम जानते हैं कि आप सिंसियर हो, आप दिखा दोगे, बच्चे का केयर लोगे, तो हम भी फीस चार्ज करना बहुत ज्यादा, वी नॉट मेकिंग अ फॉर्च्यून आउट ऑफ द ओपीडी, राइट? सो वी आर हैप्पी टू चार्ज आवर ओपीडी फीस इफ दैट्स द ओनली कंसर्न कि जो आप बच्चे को दिखाने नहीं आ रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न इन आवर कंट्री स्पेशली, कि लोगों को लगता है कि यार बड़े हॉस्पिटल में या बड़े क्लिनिक में जाएंगे ना तो बहुत सारा पैसा लगता है, और ये बहुत सच भी है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। 2-3 डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया है, तो मैं सबसे एक कॉमन सवाल बहुत पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में लोगों का डॉक्टर से विश्वास उठता जा रहा है? डॉक्टर से विश्वास उठने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स रियली है नहीं, और बाकी चीजें सीख कर उन्होंने देखकर काम करना चालू कर दिया है। कुछ जो है कंपाउंडर्स, टेक्नीशियन, जो उन्होंने डॉक्टर्स के क्लिनिक पे सीखा है वो जाके करने लग जाते हैं अपने, चाहे गांव हो चाहे कुछ हो, बट वो ट्रेन नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप अब इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट को जाके ना दिखाओ तो कई बार वो पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि एवरीबडी इज लुकिंग टू हील फास्टर। अब कुछ चीजें ऐसी है जिसको टाइम लगेगा, और आप 4 अलग डॉक्टर्स को जाके दिखा देने से वो ठीक नहीं हो जाना है। उसका जो कोर्स है, उसको ट्रीटमेंट का जो टाइम लगेगा वो लगेगा। हमारे पास कोई मैजिक पोशन नहीं है जो हम छिड़केंगे और गंगा जल की तरह बच्चा उठ के खड़ा हो जाएगा। तो वी हैव टू वेट फॉर रिस्पॉन्स, वी हैव टू वेट फॉर द ओवरऑल रिकवरी ऑफ द चाइल्ड, एंटीबायोटिक का रिस्पॉन्स, बच्चे का रिस्पॉन्स towards recovery, the energy coming back to normal. So these are some things, and there are other reasons why as well कि डॉक्टर्स पे से विश्वास हट रहा है। I do understand them, but जैसे हम फोकस करते हैं, हम कोई भी चीज पे, कोई भी प्रोफेशन पे फोकस करते हैं, हम पॉलिटिशियंस पे फोकस करते हैं तो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उसी हिसाब से कुछ डॉक्टर्स अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। पर अगर हम वो 10% बुरे पे फोकस करेंगे तो आप बाकी 90% को क्यों भूल रहे हैं? मेरा ये सवाल ये है। सही बात। आपने एंटीबायोटिक्स का मेंशन किया। कुछ ऐसी मेडिसिन जो हम जाने अनजाने में बच्चों को बहुत रेगुलर देते हैं, तो कुछ आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन है जिससे किडनी पे इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? आइबुप्रोफेन ये हम बुखार के लिए देते हैं, जो कि जनरली काफी हाई ग्रेड फीवर, जो 101, 103 इस टाइप के बुखार के लिए दिया जाता है। पर
क्योंकि पेरेंट्स एंशियस होते हैं, तो वो फर्स्ट बार में हम देने के जगह हम चाहते हैं कि आप पैरासिटामॉल देकर देखिए. Paracetamol is relatively safe compared to the other medicines of its category, and paracetamol is a safer option versus ibuprofen. इसके अलावा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स जो है लंबा ड्यूरेशन जा रहा है, या कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो वो अपनी मर्जी से खा रहे हैं. पिछले बार डॉक्टर ने दिया था सर्दी खांसी के लिए, इस बार बच्चे को सर्दी खांसी हुई, हमने दे दिया, अब वो 3 दिन बाद ठीक नहीं हुआ है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, या कई बार फार्मेसी पे जाके लेकर आ जाते हैं. अब फार्मासिस्ट ने फार्मेसी पढ़ी तो है, पर वो बीमारी कितनी सिवियर है, कौन से बीमारी के लिए कितना डोज जाना चाहिए, बच्चों में हम वजन के हिसाब से और सिवियरिटी के हिसाब से डोज को काफ़ी मॉडिफाई कर सकते हैं. कुछ चीज़ें हम हो सकता है ज़्यादा डोज पे दें, पर उसका इफ़ेक्ट जो है वेरी कर सकता है. तो ये चीज़ जो है हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर करें, और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में हम किडनी खराब करने वाली दवाइयाँ भी देते हैं. अच्छा. पर हम उसे मॉनिटर करते हुए देते हैं. वो चीज़ आप या फार्मेसी वाला नहीं कर पाएगा. तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन प्लीज़ मत लीजिए, सेल्फ मेडिकेट मत करिए. और अगर आप जानते हैं कि बच्चे को कोई किडनी में दिक्कत है, तो इन बच्चों के बारे में आपके पीडियाट्रिशियन को या जो आपका प्राइमरी केयर गिवर जो फिजिशियन है, इनको पता होना चाहिए कि हाँ ये बीमारी है, तो वो उस हिसाब से दवाई ध्यान में मतलब रखते हुए कि ये किडनी को खराब ना करे, इस हिसाब से दे दें. तो एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था जिसको स्टोन्स थे, और बच्चा 4 महीने का था. सारी चीज़ें करने के बाद हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या दिक्कत है. सो आई सैट डाउन विद द मदर एंड हमने सारी चीज़ें देखी कि क्या है क्या है क्या है. बाद में हमें ये समझ में आया कि 0.5 ml विटामिन डी देने के जगह वो 5 ml दे रही थी. तो इस वजह से उसको किडनी स्टोन्स हो गए थे. तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आप कौन सी दवा कितनी मात्रा में दे रहे हैं और कितने लंबे अरसे तक देनी है. ये बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. सो इसी पे मैं स्टोन्स के ऊपर ये थॉट था कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ एक साइड इंडिया में साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना सुपरस्टिशन भी बढ़ता जा रहा है. लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बीमारी है तो उस बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक कर देंगे, या उस किसी वैद्य, चलो वैद्य तो फिर भी एक बात बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत पुरानी पढ़ाई करी है, बट वैद्य के नाम पे जो फर्जी लोग बैठे हैं जी. वो बहुत गलत कर रहे हैं लोगों के साथ. अगर आपने देखा होगा, रोड साइड पे तंबू लगा के बहुत सारी अजीब सी दवाइयां रख के वो बैठे होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम हर बीमारी ठीक कर देंगे, तो उसके पास लोग चले जाते हैं. सो आपके हिसाब से जो स्पेशली स्टोन की बीमारी जो किडनी में है ना, वो बहुत कॉमन आज की डेट में हो चुकी है, जी. तो ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट कराना कितना रिस्की हो सकता है एक बच्चे के लिए? तो दिस इज एंटायरली वेरी वेरी रिस्की. ये चीज़ें मतलब या तो आप पता करो कि आपके जो भी वैद्य या जो डॉक्टर है जिनको आप दिखा रहे हैं, क्या उनके पास एक्चुअल डिग्री है, चाहे वो किडनी स्टोन्स के लिए है या कोई और बीमारी के लिए. इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप ये तो समझिए कि क्या वो एक्चुअली ऑथेंटिक है, ये चीज़ आपको पता करना ज़रूरी है. दूसरी चीज़, जब हम आते हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ें ठीक कर सकते हैं वो है पानी, खाना, नींद, ये और सनशाइन. अगर आप ये चीज़ें मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ये चीज़ें काफ़ी अंडररेटेड हैं, और हम भूल जाते हैं कि इन चीज़ों से मैक्सिमम चीज़ें अगर सही हिसाब से इनको यूज़ करें तो या तो बीमारी दूर रहेगी, या फिर अगर आती है तो हमारे को रिकवरी में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा. और फाइनली कमिंग टू द पॉइंट, हमें अच्छे से सही डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना है. तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, तो भस्म जो होता है इसमें
सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में हेवी मेटल्स होते हैं और ये जाके किडनी में जम जाते हैं, तो इनसे किडनी खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप पत्तियाँ, रूट्स और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। But when it comes to bhasam, please avoid it because we have seen kidney failure in kids as small as even 2 years because वो बच्चा किसी घर वाले के साथ जाके कोई दवा खा ली, एक बार 2 बार वो भस्म खाने के बाद वो बच्चे की किडनी कुछ टाइम के बाद खराब हो गए और वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि भस्म को अवॉइड करिएगा। सो डॉक्टर, एक सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर बच्चा बार बार बीमार पड़े, और जब बच्चा बीमार होता है तो ऑब्वियसली वो खाना भी ठीक से नहीं खाता, कुछ पीता भी नहीं है, चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं बच्चे। तो उस सिचुएशन में अब वो साथ साथ मेडिसिन भी ले रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी किडनी को कैसे सेफ रखा जा सकता है? सो बेसिकली अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी बच्चे ने पानी ना पीने की वजह से है। पानी अगर कम पी रहा है तो बच्चे का बॉडी का पानी सूख जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है। तो अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है और तो आप ये कैसे समझ सकते हैं? तो आपको, अगर बच्चा हर 3 घंटे में पेशाब नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर को डिसाइड करने देना है कि वो सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो बच्चे के किडनी फंक्शन के हिसाब से हम देते हैं और बीमारी के सिवियरिटी के हिसाब से भी देते हैं। अगर समझो बच्चे को किडनी बाकी और कोई दिक्कत है, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका किडनी फंक्शन थोड़ा अफेक्ट हो गया है, तो उस हिसाब से हम रीनल करेक्टेड डोज कहते हैं दवाई का जो हम देते हैं। तो ये एक डॉक्टर के पास आप जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर तभी हो पाता है। तो जो प्रेफर करते हैं कि एंटीबायोटिक घर पे लगा देंगे, हम हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना चाहते हैं, तो ये एक दिक्कत रहती है कि उतनी अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक और मेकिंग श्योर कि बच्चा एटलीस्ट इतना खा पा रहा है कि उसमें शक्ति रहे। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं खा पा रहा है और लॉन्ग टर्म बीमार है, तो हमारे पास लिक्विड न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं वो सलाइन से जाता है और बच्चे को जो बॉडी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो आईवी के अंदर चला जाता है। तो ये डॉक्टर खुद डिसाइड कर लेता है कि उनको ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से वो मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। सो यूटीआई अगर बच्चे को एक बार से ज़्यादा हो रहा है या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है, तो उम्र के हिसाब से हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं और अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंड थिंग इज समटाइम्स सम चिल्ड्रन नीड टू बी एडमिटेड एज वाइज एंड डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। सो डॉक्टर, एक बहुत कॉमन इशू देखने को मिलता है बच्चों में कि बच्चा ना नींद में बेड गीला करता है, राइट? जी। तो वो जो सिचुएशन है, क्या पेरेंट्स को उसको रेड अलर्ट समझना चाहिए किडनी इशू का? तो बेड वेटिंग जो है 5 साल की उम्र तक बिल्कुल रेड अलर्ट वाली बात नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। ब्लैडर कंट्रोल आने में उतना टाइम लगता है। तो 5 साल के बाद अगर बच्चे को बेड वेटिंग कंटिन्यू हो रही है, तो हम जानना चाहते हैं क्या कारण है इस चीज का। दूसरी चीज, अगर घर में ये घर वालों को, माता पिता को, अंकल्स, सिबलिंग्स, इन सब में है भी या नहीं, ये भी हम जानना चाहते हैं। अगर एक पेरेंट को है तो एक 40% चांस होता है कि बच्चे को भी हो, और अगर माता और पिता दोनों को है तो ये मल्टीप्लाई होकर 70 to 80% हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि
इसके अलावा बच्चे को पहले बेड वेटिंग स्टॉप हो गई थी और सडनली स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हम अलग टेस्ट करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इन्फेक्शन है क्या, और अगर बच्चा घर में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कई बार ये ब्लैडर के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है और किडनी फेलियर का भी सिम्टम हो सकता है। तो आप पीडियाट्रिशियन के अलावा स्पेशलिस्ट के पास जाकर डेफिनेटली चेक करना चाहिए। ओके, बट हमारे अगेन हम इंडिया में रहते हैं, जी तो हमारे साथ साथ सुपरस्टिशन चलता है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सुना है कि यार ये नींद में ना डरता है, इस वजह से ये बेड वेट करता है। तो वो चीज कहाँ रोल प्ले करती है? क्या सच में ऐसा होता है कि बच्चा अगर नींद में डर रहा है तो चांसेस है कि वो बेड वेट करेगा? so this is actually not really related like this, but वो जो है it's more about what to do with the fact कि बच्चा बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में है और उसे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है जब वो यूरिन कर रहा है। तो बच्चों का स्लीप साइकिल ऑल्टर हो गया है, आजकल वो सोते कम हैं जितना टाइम से, और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब वो सोते हैं तब वो उस टाइम पे इतने डीप स्लीप में होते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता है कि उन्हें यूरिन आ रही है। वर्सेस जो आप कह रहे थे कि बच्चे को फियर फैक्टर है, बच्चे को फियर फैक्टर होगा तो एटलीस्ट वो अवेयर होगा कि पेशाब हो गई है, बट फिर वो एक्टिंग कर सकता है कि उसे नहीं पता चला है। एंड कमिंग टू नाइट टेरर्स, तो नाइट टेरर्स जो होते हैं वो उस हिसाब से ड्रीम टाइप की चीज होती है जो बच्चे को याद नहीं होती है, पर उसमें बाकी एक्टिविटी अलग होती है। इट्स एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक एंड इट हैज नॉट गॉट टू डू विद बेड वेटिंग एट ऑल व्हाटसोएवर। डॉक्टर, एक टर्म होती है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो क्यों होता है और उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सो यूटीआईज होने के बहुत सारे कारण हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी, दूसरा आता है यूरिन बच्चे काफ़ी बार होल्ड कर रहे होते हैं, और बच्चों को इसमें कॉन्स्टिपेशन है नहीं है हम ये भी जानना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले यूरिनरी ब्लैडर आता है, अगर लड़की है तो यूट्रस आता है, और फिर उसके बाद कोलॉन आता है। कोलॉन में अगर पॉटी भरी हुई है तो वो कॉन्स्टेंटली पुश कर रही होती है ऑन टू द ब्लैडर। तो इस केस में बच्चे या तो पेशाब काफी बार जाते हैं, या मतलब 4 घंटे 6 घंटे पेशाब ही नहीं जा रहे, आपको उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आप जाके पेशाब करिए। तो वो यूरिन होल्ड करने से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आजकल डाइपर जो पहनाने का सिस्टम है, मैं ये नहीं कहूंगी कि डाइपर पहनाने से यूटीआई होता है, बट अगर उसे बहुत लंबे अरसे तक पहनाया जाए, या बच्चे ने पॉटी कर दी और वो पॉटी में बैठा हुआ है, वो पॉटी फैल जाती है और बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट तक अगर पहुंचती है, इस वजह से भी हो सकता है। और कई बार जो हम जेनाइटल साफ करते हैं, मतलब पॉटी साफ कर रहे हैं, तो कई बार हमारा जो क्लीनिंग मेथड है वो रॉन्ग होता है, और इस वजह से ये सारी चीज़ें यूटीआई के होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी में जो लोकली प्रेजेंट है, जैसे स्किन बॉयज में पीछे नहीं जा पा रही है, या लड़कियों में जो स्किन है वो जुड़ी हुई है, तो इन बच्चों में लोकल एग्जामिनेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें करना चाहिए। और अगर बच्चों में यूटीआई बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो क्या ये एक रेड अलर्ट है किडनी डिसीज का? तो यूटीआई एक बार से ज़्यादा हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ कितने गैप में हुआ है, तो हम इसे रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। बच्चे के कौन से एज ग्रुप में ये बच्चा फिट होता है, क्या ये बच्चा 1 साल से कम है, 5 साल से कम है, उसके बेसिस पे हम ये समझेंगे कि ये अगर बच्चा 1 साल से कम है और उसको 1 से ज़्यादा या एक बार भी यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इसे रेड अलर्ट समझकर हम यहाँ पे चेकिंग करना चाहते हैं कि कहीं कोई स्ट्रक्चरल डिजीज तो नहीं है। क्योंकि जो बच्चों को 1 साल के अंडर यूटीआई हो जाता है,
उनमें से 50 to 70% में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी या यूरिन ऊपर जाना ये एक चीज़ होती है। बट अगर ये बच्चा बड़ा हो चुका है, 5 साल के ऊपर है, तो 1 यूटीआई या 2 यूटीआई से मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहूँगी कि क्या कोई इश्यू है या इसके अलावा चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्कूल चेंज हो गई है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है। और फिर आजकल प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी हिट करती है, तो इस टाइम पे जेनाइटल फ्लोरा चेंज होता है। तो अगर आपके बच्चे को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ चुके हैं जिसमें डेवलपमेंट उनके जेंडर की तरफ जा रहा है, तो इस टाइम पे जेनाइटल फ्लोरा चेंज होने की वजह से भी यूटीआई ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीज़ों को हमें ध्यान रखकर सोचना होता है कि कितना सिवियर है, वर्सेस अगर ऐसा बच्चा है जिनको हर 2 हफ्ते में यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये बच्चा तो डेफिनेटली रेड अलर्ट है, वर्सेस जिसको बहुत लंबे गैप पे यूरिन हुआ है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। और कुछ आजकल के लाइफस्टाइल पे भी ब्लेम कर सकते हैं कि पानी की मात्रा कम हो गई है, फाइबर खाते नहीं है। तो और उसके अलावा हम बाकी इलेक्ट्रॉल एंड बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है यूरिन में, और फिर यूरिन हम होल्ड करते हैं तो फिर वो बच्चा यूरिन पास करने ही नहीं जा रहा होता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। और हमें इस चीज़ का याद रखना है कि कुछ स्टोन बेल्ट्स हैं, तो अगर हम कहीं पार्ट है जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, हरियाणा, पंजाब है, यहाँ का पानी हार्ड होता है। हाँ। तो हमें पानी में या तो फिटकरनी यूज़ करनी है या साफ करके उसे इस तरीके से यूज़ किया जाए कि उसका जो हार्डनेस है वो हट जाए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा और हम पानी भी पी रहे हैं, चाहे सही मात्रा क्यों ना हो, पर इन चीज़ों के फिर स्टोन बन सकते हैं। इन द लास्ट वन मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि उनको एक मैसेज आप अपने एंड से कुछ देना चाहेंगे तो? बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एवरी डॉक्टर इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आपके लिए अगर डॉक्टर काफ़ी दूर है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। पर हमें ये याद रखना है कि बच्चों की बीमारी जो है, उसका इम्पैक्ट लंबे अरसे तक चलेगा वर्सेस द वंस, मतलब जैसे अगर एडल्ट है, उसको एक दिक्कत हो, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो बच्चों की बीमारी है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रह सकता है। उसको इग्नोर करने की जगह उसे पहले हम आइडेंटिफाई करके ट्रीट अगर कर लें, तो किडनी पूरी लाइफ चल सकती है। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड एंड अर्ज कि आप जितना प्रोएक्टिव होकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, इट वुड बी द बेस्ट थिंग। डॉक्टर्स आर वन कॉल अवे एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Thank you. एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड बहुत कुछ ऐसा पता लगा जो कभी नहीं सुना था और कभी पता भी नहीं था, एंड आई होप दिस पॉडकास्ट विल हेल्प मैनी पीपल। Absolutely. थैंक यू। Thank you.